बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात दाहुम का पहला सबक आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले जो इब्तदाई लेक्चर मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको सलीस उर्दू बनाना या पैराग्राफ की तशरीह करना ये मैंने आपको सिखाया था। तो आप उसको देखते रहें, क्योंकि उसमें मैंने वो तरीक़ा बताया था कि किस तरह से सलीस उर्दू बनाया जाता है या पैराग्राफ की कैसे तशरीह की जाती है। हर सबक में, तकरीबन हर सबक में सलीस उर्दू या पैराग्राफ की तशरीह मौजूद होती हैं। तो आप मेरे उस पहले लेक्चर को देखते रहें ताकि आपकी याद दहानी हो सके कि आपने किस तरह से सलीस उर्दू लिखनी है या पैराग्राफ की तशरीह करनी है। मकासिद तदरीस उर्दू यानी उर्दू मज़मून को कोर्स में क्यों शामिल किया जाता है। इस का मकसद ये होता है, यानी उर्दू किसी भी ज़बान को, अब चूँकि हम उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उर्दू के हवाले से बात करूँगा। तो उर्दू ज़बान को कोर्स में क्यों शामिल किया जाता है? इसलिए शामिल किया जाता है ताकि तलबा उस ज़बान पर उबूर हासिल कर सकें। उबूर कैसे हासिल कर लेते हैं? यानी वो उस ज़बान में तहरीर कर सके, यानी उस ज़बान में मज़ामीन लिख सके, उस ज़बान में ख़ुतूत लिख सके, उस ज़बान में ड्रामे लिख सके, इसी तरह उस ज़बान में वो शायरी भी कर सके। तो किसी भी ज़बान पर उबूर हासिल करने का मकसद ये होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन और शुअरा के अंदाज़े तहरीर व बयान से आगाह हो सके, ये भी एक अहम मकसद होता है किसी भी ज़बान को कोर्स में शामिल करने का। और इसी तरह इसका अहम मकसद ये है कि आप अदीब बन सके, आप शायर बन सकें। लाज़मी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट बने। किसी भी माशरे को, किसी भी मुल्क को अदीब और शुअरा की भी ज़रूरत होती है। तो आप में ये शौक़ पैदा की जाए ताकि अदीब और शायर बन सके और उस ज़बान को तरक्की मिल सके, उस ज़बान को फ़रोग़ मिल सके। जमात दाहुम के पहले सबक का उन्वान है उर्दू ज़बान का आगाज़, जिसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर वहीद कुरैशी। इस सबक में जितने मवाद शामिल हैं वो उसकी तस्वीर मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। उम्मीद है कि आपके पास किताबें भी होंगी, तो आप किताब से आप पूरे सबक को पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ का जो मुख्तसर तारुफ़ होता है आप उसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद जो सबक होता है आप उस सबक को भी बग़ौर पढ़ें, उसके अल्फाज पर आप गौर करें, उसके अंदाज़े तहरीर पर आप गौर करें, क्योंकि यही से इब्तदा होती है सीखने की। तो आप इन असबाब को बग़ौर पढ़ें और अच्छी तरह से इसको समझ लें। ये सारे सबक के जो मवाद हैं यहाँ पर इसकी तस्वीर मौजूद हैं। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो आप इससे भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, हर सबक में भी इसके मकासिद तदरीस लिखे होते हैं। तो इस सबक के मकासिद तदरीस में पहला मकसद है तलबा को उर्दू ज़बान की इब्तदा के बारे में आगाह करना, यानी उर्दू ज़बान की इब्तदा कब से हुई और कहाँ से हुई, इसके बारे में आपको आगाही देना। इसी तरह तलबा को बावर कराना कि उर्दू ज़बान की तरक्की में सूफ़िया कराम का बहुत बड़ा किरदार रहा है। सूफ़िया कराम के बारे में आपको मालूमात हासिल हैं, जैसे कि सिंध में और पंजाब में बहुत से सूफ़िया कराम दफन है, मसलन हज़रत अता गंजबख्श वग़ैरह। तो इन्होंने उर्दू ज़बान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह तलबा को डॉक्टर वहीद कुरैशी की आलिमाना उसलूब नसर से आगाह करना।
ہر مصنف کا اپنا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، تو آپ ڈاکٹر وحید قریشی کی انداز تحریر سے آگاہی حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ میں جستجو اور تحقیق کا ذوق ابھارنا، یہ بھی اس سبق کی مقاصد میں شامل ہے۔ مشکل الفاظ آپ کی کتاب کی آخر میں دیے گئے ہیں، تو آپ وہی سے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ اگر وہاں آپ کو نہیں ملتے تو آپ اپنے موبائل میں یا انٹرنیٹ پر آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مشق، ہر سبق میں مشق ہوتا ہے، ظاہر بات ہے۔ اس مشق میں مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں۔ اس سبق کے مشق میں جو پہلا سوال ہے وہ مختصر جوابات پر مشتمل ہے، یعنی یہاں پر سوالات پوچھے گئے ہیں، اس کے آپ نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ نے جوابات دینے۔ جوابات دیتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس سبق میں سے ہی اس کا جواب تلاش کریں گے، لیکن آپ جواب اپنے الفاظ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ یہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ جوابات کو اپنے الفاظ میں پیش کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے، بقول مصنف اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو جواب دیتے ہوئے میں نے سوال ہی سے مدد لی ہے۔ مثلا بقول مصنف اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، یہاں پر میں نے چھوٹی سی تبدیلی کی ہے سوال میں ہی کہ کہاں کی جگہ میں نے پنجاب لکھا ہوا ہے، تو ایک لفظ میں نے اس کی جگہ ڈال دی، کہاں کی جگہ ڈال دی، اور اس کا جواب بن گیا۔ تو آپ سوال سے بہت حد تک مدد لے سکتے ہیں جواب لکھنے کی۔ دوسرا سوال ہے، اردو زبان کی تشکیل میں کن عناصر نے کام کیا؟ تو اس کا جواب ہے، اردو زبان کی تشکیل میں جن عناصر نے کام کیا ان میں ہند آریائی روایات اور وسط ایشیائی اجمی روایات زیادہ اہم ہیں۔ تو یہاں پر بھی میں نے سوال ہی سے مدد لے کر اپنے الفاظ میں، کتاب ہی سے، سبق ہی سے میں نے اس کا جواب لکھا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر جز جم ہے، صوفیاء کرام کی تبلیغی سرگرمیوں کے متوازی کس تحریک نے جنم لیا؟ تو یہاں جواب اس کا ہے، صوفیاء کرام کی تبلیغی سرگرمیوں کے متوازی بھکتی تحریک اور ودانت کی تحریک نے جنم لیا۔ تو میں نے سوال ہی سے مدد لے کر ان کے جوابات لکھے ہیں، اور لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جوابات میرے اپنے الفاظ میں ہو۔ باقی سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں، آپ خود ہی باقی سوالات کے جوابات پڑھ لیں، اور یہ ایک مہارت ہے، ذہن میں آپ اس بات کو بٹھا لیں کہ سوالات کے جوابات دینا ایک مہارت ہے، آپ اس مہارت کو سیکھ لیں۔ لازمی نہیں ہے کہ جو جوابات میں لکھ رہا ہوں آپ اسی پر اکتفا کر لیں، بلکہ آپ خود کوشش کریں کہ آپ اپنی الفاظ میں ان کے جوابات لکھیں۔ مشق کا اگلا سوال ہے، بحوالہ متن درج ذیل پیراگراف کی سلیس اردو لکھیں۔ یہاں پر اس کے دو حصے بن رہے ہیں، حوالہ متن اور پیراگراف کی سلیس اردو۔ تو دیکھ لیں، حوالہ متن، مصنف کا نام آپ پہلے لکھیں گے، مصنف کا نام ہے ڈاکٹر وحید قریشی، اور سبق کا نام ہے اردو زبان کا آغاز۔ اچھا، یہاں پر میں نے سیاق و سباق بھی لکھا ہے، اگرچہ یہاں سوال میں نہیں پوچھا گیا سیاق و سباق، لیکن پھر بھی پیراگراف کو، دیے گئے پیراگراف کو واضح کرنے کے لیے سیاق و سباق لکھنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ لیں، جیسے کہ پہلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ سیاق کا مطلب ہے پیراگراف سے پہلے کے مواد کا حوالہ، اور سباق کا مطلب ہے پیراگراف کے بعد کے مواد کا حوالہ۔ چونکہ یہ پیراگراف جو اس مشق میں دیا گیا ہے یہ سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے، تو اس لیے اس کا سیاق نہیں ہوگا، اور یہاں پر بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ چونکہ سلیس اردو کے لیے دی گئی عبارت سبق کے آغاز سے ہے، اس لیے اس کا سیاق نہیں ہوگا، لیکن جواب میں اس کا لکھنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے صرف آپ کی
आसानी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिखना लाजमी नहीं होता है। तो सबाक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप ख़ुद भी पढ़ लें, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ये कहना मुश्किल है कि उर्दू ज़बान कब बोली की सतह से ज़बान के दर्जे पर आ गई, क्योंकि किसी भी ज़बान पर तहक़ीक़ व जस्तजू तहरीरी अदब की इब्तदाई नमूनों तक ही जा सकती है। उर्दू ज़बान की तश्कील में इब्तदाई तौर पर हिंद आर्याई रिवायत के असरात मुरतब हुए। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदुस्तान में समाजी ज़िंदगी का शिराज़ा बिखर चुका था, इसलिए एक मुश्तरक ज़बान अपनी तश्कील को मुकम्मल ना कर सकी। मुसलमानों की आमद के बाद उर्दू ज़बान पर वस्त एशियाई रिवायत का असर ज़्यादा हो गया। अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बानों की वजह से उर्दू की इब्तदाई तरक्की बहुत सुस्त रफ्तार हो गई। 1526 में बाबर के हिंदुस्तान पर हमले के बाद उर्दू को एक मुश्तरक ज़बान का रुतबा मिला। उर्दू की इब्तदाई तरक्की में सूफिया कराम ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसके बाद उर्दू को दरबारी सरपरस्ती भी हासिल हुई, जिसकी वजह से उर्दू बोलचाल के रुतबे से बुलंद होकर अदबी ज़बान की शक्ल इख्तियार कर गई और रफ्ता रफ्ता उर्दू एक मकबूल आम ज़बान बन गई। तो ये सबाक है, आप चाहे तो इसको सलीस उर्दू के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, आप पहले से भी लिख सकते हैं, आप उसके बाद भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर सलीस उर्दू मौजूद है, यानी जो पैराग्राफ आपकी मश्क में दिया गया है उसी की सलीस उर्दू मैंने बनाई है। सलीस उर्दू का मतलब ये कि आप इसको आसान तरीन अल्फाज में बयान करें ताकि हर पढ़ने वाला इसको समझ सके। उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में कोई हतमी राय कायम करना मुश्किल है। यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इसकी इब्तदा कब और कहाँ से हुई। तारीख़ी वाक़यात और आसार से यह दावा सही मालूम होता है कि उर्दू की इब्तदा पंजाब से हुई। अगर मज़ीद गहराई में जस्तजू की जाए तो उर्दू ज़बान की तश्कील में पंजाब, सिंध और सरहद ने मुश्तरका तौर पर बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन यहाँ अदबियात पर ज़्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि उर्दू अदब के ज़्यादातर नमूने दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें पंजाबी ज़बान के असरात ज़्यादा हैं। बरसग़ीर पाक व हिंद उर्दू अदब की तरक्की की दास्तान तवील है, जिसकी हतमी आगाज़ के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। तो ये सलीस उर्दू यहाँ पर मौजूद है, आप इसको पढ़ लें और फिर आप अज़ खुद सियाक़ व सबाक़ भी लिखें और सलीस उर्दू भी लिखें। ये प्रैक्टिस जब आप जारी रखेंगे, आप 4-5 असबाक़ के सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे और इसकी सलीस उर्दू लिखेंगे, तो आप खुद ये महारत हासिल कर लेंगे और उसके बाद फिर आप इम्तिहान में भी बआसानी इस सवाल को हल करने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद अच्छा, ये यहाँ पर ये दोबारा आ गया है सवाल नंबर 3, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो ये अंग्रेज़ी में इसको मल्टीपल चॉइस कहते हैं, यानी इसके कई जवाबात मौजूद होते हैं और आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। तो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके मैंने इसके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप इसको मुतालिया कर लें। ये अलिफ जुज़ और ये बे जुज़, जीम जुज़, दाल जुज़, है जुज़, इसी तरह इसके बाद है सवाल नंबर 4, मतन की रोशनी में दुरुस्त गलत की निशानदही करें। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ दुरुस्त गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आप किताब से मदद लेकर आप देख लें कि कौन से जवाब दुरुस्त है और कौन से गलत। ठीक है, अलिफ दुरुस्त है, बे गलत है, जीम भी गलत है, दाल दुरुस्त है और है भी दुरुस्त है। इसके अलावा एक और सवाल यहाँ पर मौजूद है, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल करना। ठीक है, मुहावरात भी है इसमें, अल्फाज भी हैं, तो आपने इस पर जुमले बनाने हैं। मैंने एक एक जुमला बनाया हुआ है, आप इसका मुताला करें, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप ख़ुद से अपने जुमले बनाएं, ठीक है। आप बाकायदा कापियों में अपने लिए रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये सबक आपका मुकम्मल हो जाता है यहाँ पर।